हॉलैंड से सर्टिफाइड सीड आ रहा है वो तकरीबन इस साल 50 किलो का थैला 9,000 से लेकर 10,000 में बिका है। उसमें वायरस भी मौजूद है। उसके मुकाबले में जो यहाँ भी टिश्यू कल्चर लेबॉर्ट्री में तैयार होता है वो हम 50 किलो का थैला काश्तकार को जो दे रहे हैं वो 2500 से लेकर 3,000 रुपए है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर आफियत के साथ होंगे। मैं हूं उर्दू पॉइंट के साथ आपका होस्ट मुनीब खान मलिज़ई। मेरा ताल्लुक मुल्तान से है और मैं मुल्तान से 185 किलोमीटर की मसाफत तय करके आरिफ वाले पहुंचा हूं आपको दिखाने के लिए कि पोटैटो यानी कि आलू किस तरह से टिश्यू कल्चर के अंदर प्रोड्यूस किया जा रहा है। आज हमारे साथ पोटैटो एक्सपर्ट जिनका ताल्लुक जलंधर सीड कॉरपोरेशन से है और मर्दान अली खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ये आज हमें अपनी स्टेट ऑफ द आर्ट लेबॉर्ट्री का विजिट कराएंगे और इस लेबॉर्ट्री के अंदर ये किस तरह से चीज़ों को प्रोसेस कर रहे हैं और जो कि हम माजी में हॉलैंड से पोटैटो का सीड इंपोर्ट करते थे, अब वो हमें इंपोर्ट करने की ज़रूरत है। सर, वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। हमें अपनी लेबॉर्ट्री भी दिखाएं और बताएं कि इसमें क्या क्या और किस तरह से चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं। बहुत मेहरबानी जनाब, बहुत शुक्रिया। मैं अली मर्दान खां इधर जलंधर सीड कॉरपोरेशन में मैनेजर के तौर पे काम कर रहा हूँ और ये टिश्यू कल्चर लेबॉर्ट्री कायम की हुई है। इसकी असल मकसद क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई है, इसके बारे में मुख्तसर तौर पर मैं ये अर्ज़ करूँगा कि आलू में जो वायरल बीमारियाँ आती हैं, बाहर से हम हॉलैंड से जितना भी बीज मंगवा रहे हैं उसमें तकरीबन वायरस बीमारियाँ आ रही हैं और जैसे ही हम इधर काश्त करते हैं तो वो सकिंग पेस्ट के अटैक की वजह से वो बीमारियाँ मज़ीद फैलती हैं। तो उसके सद्देबाब के लिए जिस तरह हॉलैंड वाले टिश्यू कल्चर के ज़रिए बीज तैयार करके हमें भेजते हैं और जब यहाँ आता है हम काश्त करते हैं तो वो सीज़न ऐसा हमें मिलता है कि सकिंग पेस्ट अटैक करता है। उसमें 1.5% बीमारी पहले मौजूद होती है सर्टिफाइड बीज में और वो हमले की वजह से और ज़्यादा फैल जाती है। 1.5% के साथ हमें क्यों भेजते हैं? वो इसलिए कि अगर हम उनसे हेल्दी सीड बेसिक बीज या प्री बेसिक या दूसरा बीज मंगाएं तो बहुत महंगा पड़ता है और वो इधर काश्तकार लेने के लिए तैयार नहीं है। तो काश्तकार लेने को तैयार नहीं है। मर्दान खान साहब अंदर चलते हैं, लेबॉर्ट्री को विजिट करते हैं। मेरा कैमरा मैन साथ आएगा। जी बताइएगा लेबॉर्ट्री के अंदर क्या प्रोसेस है और किस तरह से चीज़ें चल रही हैं। सबसे पहले आपको मेरा कैमरा मैन अगर दिखा सके, ये चार्ट मौजूद है जिसमें बेसिक पोटैटो सीड प्रोडक्शन थ्रू टिश्यू कल्चर के हवाले से डिटेल दी गई है। ये थोड़ा सा स्टेप्स के हवाले से आगाह कीजिएगा खान साहब। ये टिश्यू कल्चर टेक्निक है तो इसका जो प्रोसीजर है, बिल्कुल इस साइड ये प्रोसीजर है, ये हम आपको जरा तफसील से बताएंगे स्टेप वाइज। शुरू में पहला स्टेप ये है कि हम एक पोटैटो प्लांट, हेल्दी पोटैटो प्लांट, उसमें हो सकता है वायरस भी मौजूद हो लेकिन उससे हम मेरी स्टेम लेने के लिए पहला स्टेप है कि हम हेल्दी पोटैटो प्लांट से हम मेरी स्टेम लेते हैं। मेरी स्टेम का मतलब यह है कि टॉप मोस्ट टिश्यू जो है उसमें ये उम्मीद की जाती है कि इसमें अभी तक वायरस मुंतकिल नहीं हुआ। बगैर वायरस के जी टिश्यू कल्चर के लिए मेरी स्टैम्प लिया जाता है जिसको कहने में माइक्रोस्कोप के जरिए चेक किया जाता है। ऐसे है जी, माइक्रोस्कोप के जरिए उसके नीचे रख के बारीक वो हम डाइसेक्ट करके मेरी स्टेम उससे रिमूव करते हैं। जब वो रिमूव कर लेते हैं तो दूसरा स्टेप ये है कि हम टेस्ट ट्यूब में आर्टिफिशियल मीडिया पे उसको प्लेस करके फिर उसको कल्चर रूम में ले जाते हैं। तीसरा स्टेप है उसको कल्चर रूम में रखते हैं। हम नाजरीन को आगे ये पूरा डिटेल प्रोसेस भी अंदर लेबॉर्ट्री में जाकर दिखाएंगे। एक बेसिक ओवरव्यू हमें खान साहब दे रहे हैं। तो जी सर, तो ये मेरी स्टेम लेने के बाद टेस्ट ट्यूब में आर्टिफिशियल मीडिया पे रखते हैं, उसको हम कल्चर रूम में रखते हैं तो वहाँ ये वो ग्रो करता है। जब ग्रो करेगा तो उसमें से फिर जब ग्रो कर जाता है 20 दिन के बाद तकरीबन उसमें से हम कटिंग ले सकते हैं, 8 से 10 कटिंग। तो वो फर्दर हम टेस्ट तकरीबन 10 से 20 गुना वो मल्टीप्लाई हो जाता है एक टेस्ट ट्यूब में। ये उस तरह से आलू पाला जाता है जिस तरह के टेस्ट ट्यूब बेबी के हवाले से बात की जाती है। तो जब हमारा टारगेट पूरा हो जाता है तो हम फर्दर कटिंग बंद कर देते हैं। तो वो प्लांट हम मिनी प्लांट जो होता है, जो टेस्ट ट्यूब प्लांट है, उसको हम ग्लास हाउस में मुंतकिल करते हैं। ग्लास हाउस की तस्वीरें यहाँ पे लगाई हैं। ग्लास हाउस में 8-10 दिन रखने के बाद वो जरा प्लांट हार्ड हो जाता है, उसकी रूट जरा डिवेल्प हो जाती हैं तो उसको फिर हम टनल में ले जाते हैं। टनल में जाके वो सॉइल पे जैसे नर्सरी लगाते हैं चावल की या दूसरी फसल की, इसी तरह ये टेस्ट ट्यूब प्लांट हम फिर जाके उसमें टनल में मुंतकिल कर देते हैं। टनल के हवाले से तो हमारे आम किसान भाई जानते हैं कि टनल क्या है।
लेकिन उससे आगे क्या होता है? जी सर। अच्छा, टनल में वो अपना पूरा पीरियड प्लांट 90 दिन 100 दिन पूरा करने के बाद नीचे जो प्रोड्यूस मिलती है उसको हम मिनी ट्यूबर कहते हैं। ये तकरीबन अगर हम फर्दर कटिंग ना करें तो ये 1.5-2 माह में हम इधर आ जाएंगे। अच्छा, जब ये मिनी ट्यूबर हासिल हो जाते हैं तो ये मिनी ट्यूबर फिर हम अगले साल कोल्ड स्टोर में रख देते हैं। अगले बहुत कम तादाद में होते होंगे। हाँ, कम तादाद है, तो इसको फर्दर मल्टीप्लाई या रैपिड मल्टीप्लाई करने के लिए हम एक सीजन है हमारा समर सीजन पहाड़ी इलाके में, जो अप्रैल में काश्त होता है और अप्रैल में काश्त करने के बाद जुलाई में हार्वेस्टिंग होती है। तो ये बीज हम अप्रैल में उधर काश्त करते हैं और वहां से फिर प्रोड्यूस हम अगस्त में लेते हैं। नाज़रीन को बताना चाहता हूं कि यहाँ पर चंद इनके पास पौधे होते हैं और इनको उन्हें पूरे मुल्क में एक्सपेंड करना होता है, और पाकिस्तान की आवाम की आलू की जो ज़रूरत है जिसे हम हर जगह इस्तेमाल करते हैं उसकी ज़रूरत को मद्देनजर रखते हुए इन्होंने बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई करना होता है, जिसमें इनको कितना अरसा लगता है आपके उस मिनी ट्यूबर से लेके एक किसान तक देखो, मिनी ट्यूबर जब तैयार हो जाते हैं तो उसको जब हम उसी सीजन में उसी साल में ले जाते हैं, अप्रैल में काश्त करते हैं और जुलाई में अगस्त में हार्वेस्ट करके वापस इधर लेते हैं। कश्मीर में काश्त कर दें, अगले साल फिर अक्टूबर में, उसी साल अक्टूबर में हम इधर मैदानी इलाकों में काश्त करते हैं, पंजाब में, जो इसकी प्रोडक्शन हमें जनवरी फरवरी में मिल जाती है। इस तरह ये जब वो शुरू में लेकर मिनी ट्यूबर की प्रोडक्शन करने के बाद इधर मैदानी इलाके में जब लगाते हैं तो ये एक साल में हम 2 फसलें लेके तो उसको जो मिनी ट्यूबर की तादाद होती है उसको तकरीबन हम 8 से 10 गुना ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। जो बेसिक स्टैंडर्ड का बीज होता है ये वायरल बीमारियों से पाक होता है, तो इसीलिए जब ये काश्तकारों को हम मुहैया करते हैं तो अब हॉलैंड से जो बीज आता है वो तकरीबन 7वीं 8वीं जनरेशन है, जबकि ये जो हम बीज देते हैं ये 4थी जनरेशन काश्तकार खुद लगाता है। वो तकरीबन मैक्सिमम 2 या 3 साल लगाते हैं तो बीमारी इतनी ज़्यादा शरारत कर जाती है कि वो काश्तकार मजबूर हो जाते हैं कि हम दोबारा नया बीज लाएं, क्योंकि अगर उन्हीं को बार बार लगाएंगे तो यील्ड कम मिलेगी, यील्ड पोटेंशियल कम होने की वजह से बीमारी ज़्यादा आ जाने की वजह से वो बेकार हो जाता है और ज़्यादा पैदावार नहीं देता, पैदावारी सलाहियत कम। हम सब आगे चलते हैं, लेबॉर्ट्री को विजिट करते हैं। ये हमारा प्रिपरेशन रूम है, इधर बैठ के हम आर्टिफिशियल मीडिया भी तैयार करते हैं और जब हम ये टिश्यू कल्चर से आगे फर्दर चलाते हैं पौधों को, उसके लिए अलाइजा टेस्ट का भी इधर बंदोबस्त है, तो अलाइजा टेस्ट भी इधर बैठ के करते हैं। इधर इस कमरे में हमारा आर्टिफिशियल मीडिया जो तैयार करते हैं उसको हम स्टरलाइज करते हैं, ये ऑटोक्लेव है इधर हमारा। जितना भी मीडिया तैयार होता है, औजार हम इस्तेमाल करते हैं, चीज़ें जो इस्तेमाल करते हैं उसको जरासीम और बैक्टीरिया से पाक करने के लिए हम ऑटोक्लेव करना पड़ता है, तो इसलिए जो मीडिया तैयार होता है उसको ऑटोक्लेव करने के बाद हम उधर दूसरे कमरे में ले जाते हैं, क्योंकि ऐसे ले जाएं तो उसमें सारी बीमारियां जरासीम और फंगस और बैक्टीरिया वगैरह आ जाता है। यहाँ जब हम मेरिस्टेम टेस्ट ट्यूब में लगाते हैं और उसकी कल्चर रूम में रख के परवरिश पाते हैं, तो जब ये पूरा टेस्ट ट्यूब में परवरिश पा के फुल लेंथ पे आ जाता है तो उसकी हम फर्दर कटिंग करते हैं। तो एक प्लांट को तकरीबन 25 दिन के बाद एक जो टिश्यू हम लगाते हैं 25 दिन के बाद वो तकरीबन 10-15 नोड्स तैयार हो जाती हैं, तो उसको हम 10-15 नोड्स को फर्दर कटिंग करने के बाद अलग-अलग टेस्ट ट्यूब में लगाते हैं। इस तरह एक पौधा जो है वो हमारे 10 पौधे हमें दोबारा देता है। जी, मैं इस वक्त कल्चरिंग कर रहा हूँ, इसे कहते हैं प्लांट कल्चरिंग करना और फर्दर कटिंग करके इसे रैपिड मल्टीप्लिकेशन करना। जी, यहाँ पर कोई वायरल डिसीजेज या बैक्टीरिया आने का खतरा नहीं है? नो सर, ये इसमें यूवी लाइट होती है जो कि पूरे कमरे को स्टीलाइज कर देती है और उस तरह काफ़ी कंट्रोल हद तक हो सकता है, जिस तरह अंदर आना जाना हवा का काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल हो सकता है ताकि यहाँ पे वायरस डिजीज़ कुछ भी नहीं आएगी। दैट्स अ लैमिनर एयर फ्लो हुड, ठीक है। ये डिजीज़ और फंगस बैक्टीरिया को फिल्टर करके हवा नीचे फेंक रहा होता है और इसमें डिजीज़ या फंगस आने के चांसेस बहुत कम रह जाते हैं। जी, और कुछ आप जो ऐड करना चाहें अपने इसके हवाले से जो मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं? जी, बस ये अल्हम्दुलिल्लाह ये पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है और पूरे पाकिस्तान में आलू पे काम करने के लिए जलंधर सिर्फ वाहिद इदारा है जो एक्चुअल में रिसर्च कर रहा है और इससे कुछ फ़ायदा होगा। एक्चुअली यहाँ पे रिसर्च हो रही है। और ये खान साहब ये क्या मौजूद है बड़ा? ये जब हम मेरिस्टेम लेते हैं ना तो ये स्टीरोस्कोप है, इसके नीचे रख के जरा दिखाएं कोई क्या? हाँ, इसके नीचे हम प्लांट रख के इसका मेरिस्टेम हासिल यहीं से इसके ज़रिए करते हैं, क्योंकि और वो मैग्नीफाइंग लेंस है इसकी मदद भी लेते हैं हम, क्योंकि ये चीज़ हम जब लेने लगते हैं मेरिस्टेम तो ये मैग्नीफाई करके हमें साइज़ बढ़ा के दिखाता है, जिसको हम मेरिस्टेम लेने में हमें आसानी हो। ये असल में हमारा कल्चर रूम है
تو جب ہم میری اسٹیم لے کے آرٹیفیشل میڈیا پہ رکھ کے تو اس ٹیوب کو ہم جب اس کلچر روم میں رکھیں گے تو اس کو ہم نے وہ سارے موزوں حالات مہیا کر رکھے ہیں. اس کے لیے کیا ٹیمپریچر ریکوائرڈ ہے؟ یہ ٹیمپریچر اس میں 21 22 23 اسی رینج میں رہتا ہے. یہ اس کا پوٹیٹو پلانٹ کے لیے فیوریبل ٹیمپریچر ہے. اور اس کو لائٹ جو کیونکہ ادھر ہم بند کمرے میں رکھتے ہیں کیونکہ سورج کی لائٹ ادھر پہنچ نہیں سکتی, اس لیے ہم آرٹیفیشل لائٹ کا بھی بندوبست کیا ہے. اسے آرٹیفیشل لائٹ بھی دی ہے اور اس کا ریکوائرڈ ٹیمپریچر بھی مینٹین کی ہے جہاں یہ میری اسٹیم آرٹیفیشل میڈیا میں گرو کرتا ہے. جب یہ پلانٹ کی شکل ٹیسٹ ٹیوب میں گرو کر جاتا ہے تو پھر اس کی آپ نے پہلے آپ کو دکھایا ہے کہ وہاں لیمینر فلو میں رکھ کر ہم اس کی فردر کٹنگ کرتے رہتے ہیں تو اس طرح بڑھاتے رہتے ہیں. جب ہمارا ٹارگٹ پورا ہو جاتا ہے, جتنے پلانٹ ہمیں ضرورت ہوتے ہیں, جب وہ پلانٹ نمبر پورے ہو جاتے ہیں تو ہم فردر کٹنگ بند کر دیتے ہیں اور اس کو ہم پھر ہم باہر جا کے گلاس ہاؤس میں منتقل کرتے ہیں. ہاؤس میں شفٹ کر دیا جاتا ہے. اچھا, یہ اس میں نیچے آپ نے پانی رکھا ہوا ہے, اگر اجازت ہو تو اٹھا سکتے ہیں؟ جی. یہ اس میں نیچے آپ نے یہ پانی ہے یا کوئی اور چیز؟ نہیں, یہ آرٹیفیشل میڈیا ہے. یہ پانی نہیں, یہ آرٹیفیشل میڈیا. اس میں تقریباً 18-19 قسم کے مائکرو اور مائکرو نیوٹرینٹس ہیں جو آلو کے پودے کے لیے ضروری ہے. تو وہ ہم نے ادھر آرٹیفیشل میڈیا تیار کیا ہوا ہے, اس میں یہ پرورش پا رہے ہیں. کا یہ ہے کہ جو ہالینڈ سے سرٹیفائڈ سیڈ آ رہا ہے وہ تقریباً اس سال 50 کلو کا تھیلا 9,000 سے لے کے 10,000 میں بکا ہے اور وہ بھی سرٹیفائڈ ہے اور 1.5% اس میں وائرس بھی موجود ہے. اس کے مقابلے میں جو یہاں بھی ٹیشو کلچر لیبارٹری میں تیار ہوتا ہے وہ ہم 50 کلو کا تھیلا کاشتکار کو جو دے رہے ہیں وہ 2,500 سے لے کے 3,000 روپے ہے. اب یہ بیسک سٹینڈرڈ کا بیج ہے, وہ سرٹیفائڈ بیج ہے, وہ 2 سال بڑی مشکل سے چلتا ہے اور پیداواری صلاحیت کھو دیتا ہے. جبکہ یہ جو بیج ہے بیسک سٹینڈرڈ کا اور ہمارے ملکی بیج ہے, سستا بھی ہے اور یہ کئی سال, جتنے سال مرضی 4 5 6 سال کاشتکار بڑی آسانی سے چلا سکتے. ایک تو اس کی زندگی لمبی ہے, دوسرا اس کے اندر وائرل ڈیسیزز نہیں ہے, تیسرا اس کی قیمت کم ہے, چوتھا یہ کہ ہمارے ڈالر ہالینڈ جانے سے بچ گئے جن کی ہمیں بہت ضرورت ہے. اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ منیب خان ملزئی کو اجازت دیجیے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو.